नमस्कार। देश काल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम हुए 1 हफ्ते हो रहे हैं और इन 1 हफ्तों में दोनों देशों के बीच या ईरान और अमेरिका के बीच या कोई और भी किसी मध्यस्थ के ज़रिए किसी भी तरह की कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। किसी भी तरह के समझौते का कोई प्रपोजल नहीं आया है। कोई शांति वार्ता शुरू हो सकती है, इसके कोई संकेत भी नहीं मिल रहे हैं। 1 हफ्ते पहले ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगले हफ्ते मैं ईरान के प्रतिनिधियों से मिलने वाला हूं, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन वो हफ्ता भी गुजर गया और ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई और ना ही दोनों तरफ से किसी तरह का कोई प्रस्ताव आया। प्रस्ताव की चर्चाएं ज़रूर हुई हैं। मसलन ये कहा गया कि ईरान को एक मोटी रकम दी जा सकती है, अरबों डॉलरों की, कि ताकि वो अपने जो शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम है उसको चला सके, लेकिन परमाणु बम बनाने के मामले में वो अपनी सारी गतिविधियां रोक दे। लेकिन बाद में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने खंडन कर दिया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से भेजा गया है तेहरान को। इस बीच में बहुत सारी और ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिनसे ये संकेत मिल रहे हैं कि कहीं दोनों के बीच फिर से जंग न छिड़ जाए, यानी जो युद्ध विराम हुआ है वो फिर से न टूट जाए। ईरान तो पहले ही कह चुका है कि वो इसे युद्ध विराम मानता ही नहीं है, ये एक पॉज है। युद्ध विराम तो तब होगा जब कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों पर विचार विमर्श होगा, दोनों पक्ष उन शर्तों पर राजी होंगे और तब युद्ध विराम होगा। लेकिन ये युद्ध विराम तो डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की मध्यस्थता के जरिए करवा दिया या थोप दिया। अच्छा किया, रुक गई जंग, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन उस युद्ध विराम को मजबूती देने के लिए कि वो युद्ध विराम भंग ना हो, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी नहीं किया है। अमेरिकी प्रशासन ने कुछ नहीं किया है और ऐसे कहीं से संकेत भी नहीं मिल रहे हैं कि कतर या सऊदी अरेबिया या संयुक्त अरब अमीरात या कोई भी देश, रूस, चीन, इसमें हस्तक्षेप करके इस युद्ध विराम को स्थायी रूप देना चाहता है। तो इससे बड़ी आशंकाएं खड़ी हो रही हैं और आए दिन कुछ ऐसे गतिविधियां भी हो रही जिनसे ये शंकाएं बढ़ती जा रही हैं। मसलन ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इजराइल कभी भी हम पर हमला कर सकता है और हम उसके हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ईरान के इस तरह के बयान पहले भी आ चुके हैं। वो पहले भी आशंका जता चुका है कि इजराइल इस युद्ध विराम को तोड़ सकता है और ये आशंकाएं निराधार नहीं हैं, ये एक तरफा नहीं है, क्योंकि इजराइल का कैरेक्टर उसी तरह का रहा है। उसने हमास के साथ समझौता किया था, युद्ध विराम किया था, लेकिन उसके बाद जो उसने कत्ले आम मचाया है गाज़ा में, वो अभी तक जारी है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इजराइल युद्ध विराम चाहता ही नहीं था, वो तो युद्ध को लंबा खींचना चाहता था। ख़ासतौर पर वहाँ के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू उस युद्ध को रोकना नहीं चाहते थे और ये भी चाह रहे थे कि अमेरिका और उसमें शामिल हो जाए, बेहतर ढंग से केवल बमबारी करके वापस न चला जाए। तो इजराइल के इरादे पहले ही नेक नहीं थे और अब जो इजराइल के अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं उनसे ये बहुत आशंकाएं खड़ी हो रही हैं कि नेतन्याहू फिर किसी ना किसी बहाने ये जंग शुरू कर सकते हैं। इजराइल में कौन से आंतरिक परिवर्तन गतिविधियां हैं उनके बारे में बात कर लें। एक तो यही कि इजराइल के अंदर अब नेतन्याहू के खिलाफ माहौल बनने लगा है, उन पर दबाव पड़ रहा है कि वो अब गज़ा
में जो उन्होंने मार काट मचा रखी है उसको तुरंत रोकें, किसी तरह का वहाँ युद्ध विराम लागू हो। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि नेतन्याहू के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जिन पर सुनवाई चल रही है, वो सुनवाई शुरू होने वाली थी। हालांकि नेतन्याहू ने 15 दिन का समय ले लिया है कि अभी देश की सुरक्षा की प्राथमिकता है, इसलिए इसे रोक दिया जाए, और वहाँ की अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया है। और ये भी ध्यान रखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस मामले में उनके बचाव के लिए तैयार खड़े हैं। उन्होंने भी नेतन्याहू के खिलाफ ये जो मामले चल रहे हैं उनको रोकने की एक तरह से मांग की। एक तो सीधा हस्तक्षेप है एक तो किसी भी देश की सियासत में, और ख़ासतौर से वहाँ की न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश ट्रंप ने की है। तो ट्रंप भी नेतन्याहू को बचाने में लगे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नेतन्याहू कोर्ट की वजह से जेल चले जाएं, और इसकी पूरी संभावना है क्योंकि आरोप बहुत संगीन है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हो रही हैं, एक तो इजराइल के अंदर असंतोष पैदा हो रहा है, दूसरा नेतन्याहू के जेल जाने की नौबत आ रही है। तो इन दोनों चीज़ों से निपटने के लिए नेतन्याहू फिर से कोई खुराफात कर सकते हैं और जिसकी वजह से युद्ध विराम भंग हो सकता है, ये बड़े स्तर पर माना जा रहा है। एक तीसरा एस्पेक्ट लीजिए। तीसरा एस्पेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का, जिसने कहा है कि ईरान को जितना नुकसान बताया जा रहा है उसके परमाणु संयंत्रों को या परमाणु ठिकानों को, चाहे वो फोर्दू का हो, इस्फहान का हो, नतंज का हो, इन तीनों जहां पर अमेरिकी विमानों ने बम बरसाए और इजरायली विमानों ने भी बम बरसाए, उन तीनों स्थानों पर इतना नुकसान नहीं हुआ है। और इस एजेंसी के अनुसार चंद महीनों में ही ईरान अपना फिर से यूरेनियम इनरिच करने का प्रोग्राम शुरू कर सकता है, उसको उसमें कोई दुश्वारी नहीं आने वाली है। और बल्कि इस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यह भी कह दिया है कि उसके पास जो पहले से परिष्कृत यूरेनियम रखा हुआ है 400 किलोग्राम, उसके बारे में कोई मालूमात नहीं है कि वो नष्ट हुआ भी है कि नहीं इन बमबारी में, या ईरान ने उसे शिफ्ट कर लिया है, और शिफ्ट कर ही लिया होगा। ईरान को पता था, सब मानते हैं कि ईरान को कोई नुकसान विशेष नहीं हुआ होगा। यहाँ तक कि अमेरिका की जो पेंटागन है और उसकी जो एक खुफिया एजेंसी है DIA, उसने तक कहा है कि ईरान को ऐसा नुकसान नहीं हुआ होगा जिससे उसका पूरा कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम ही नष्ट भ्रष्ट हो जाए। हालांकि बाद में उस पर लीपापोती करने के लिए कई स्तरों पर ये बयान दिलवाए गए। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी वो बयान दिए कि नुकसान हुआ है, तबाही हुई है, हमने उसे रोक दिया है, अब वो अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं आगे बढ़ा सकता, वगैरह वगैरह। ये दावे हुए हैं, लेकिन वो दावे बहुत कमज़ोर हुए हैं। और ख़ास तौर से जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी कह दिया है, और ध्यान रखिए जब बम गिराए थे उसके बाद भी एजेंसी ने कहा था कि कहीं से कोई रेडिएशन की खबर नहीं है, कोई संकेत नहीं है। अगर बम गिराए जाने से ये ठिकाने नष्ट हुए होते और वहाँ यूरेनियम को नुकसान हुआ होता तो निश्चित रूप से रेडिएशन भी होता, विकिरण भी होता, उसके भी संकेत मिलते, जो कि इस एजेंसी को नहीं मिले, किसी को नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो अगर ईरान इस स्थिति में है कि वो परमाणु कार्यक्रम चला सकता है, परमाणु बम बना सकता है, और इजराइल और अमेरिका उसे रोकने पर आमादा हैं, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो हो चुका है, फिर उसे दोहराया जाएगा। फिर अमेरिका बमबारी करेगा और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ईरान को। ईरान ने भी बहुत साफ साफ कह दिया है, बल्कि वो
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी के लिए उसने जो सुविधाएं दे रखी थी या उसके साथ उसका तालमेल था, उसको भी उसने तोड़ दिया है। ईरान ने फैसला कर लिया है कि वो अब इस एजेंसी को अपने यहाँ किसी भी तरह का सर्वे करने नहीं देगी, उसे इजाज़त नहीं देगी अपने परमाणु ठिकानों पर जाने की। यानी ये एजेंसी भी अब जांच परख नहीं कर सकती है, और अगर जांच परख नहीं हो रही है तो ईरान फिर अपना प्रोग्राम धड़ल्ले से आगे बढ़ा सकता है। तो इससे जाहिर है कि अमेरिका और उसके जो साथी देश हैं उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं। इजराइल भी इस चिंता का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। वो दबाव बनाएगा अमेरिका पर, दूसरे देशों पर, और वहाँ जो अमेरिका की जो यहूदी लॉबी है जिसका काम ही ये है कि इजराइल की मदद करना, इजराइल को शक्ति प्रदान करना, हर तरह की मदद करना, ताकि वो उस इलाके में अपनी दादागिरी कर सके और अपने हिसाब से इजराइल को मजबूत कर सके, उसका विस्तार कर सकते। ये उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में वहाँ की यहूदी लॉबी अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाकर कोशिश करती रहती है। तो डोनाल्ड ट्रंप पर अब चौतरफा दबाव पड़ रहा होगा। इस दबाव से वो निकल सकते थे एक ही सूरत में कि ईरान के साथ किसी तरह की बातचीत शुरू हो जाती, लेकिन ईरान अब बातचीत करने के मूड में उस तरह से नहीं है। अब वो दबाव में नहीं है, वो युद्ध से जीत कर एक तरह से निकला है। उसका नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन इस युद्ध में ये विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर किसी ने को फ़ायदा हुआ है या किसी की जीत हुई है तो वो ईरान है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को सबक सिखाया, अमेरिका के कतर स्थित ठिकाने पर भी हमला किया, चाहे बता कर किया, लेकिन ये हिम्मत हौसला उसने दिखाया, ये साहस उसने दिखाया। इसलिए ईरान का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। और ये ईरान में जिस तरह से पहले अयतुल्लाह अली खामेनेई के बयान आए, फिर अभी मैंने मुसावी के बयान की चर्चा की, और भी इस तरह के वहाँ के विदेश मंत्री का भी बयान आया है। और यहाँ एक डेवलपमेंट और हुआ है जिसका जिक्र भी करना ज़रूरी है कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखी है कि ये जो वार हुई है इसमें इजराइल और अमेरिका को हमलावर घोषित किया जाए, और उन्होंने जो नुकसान ईरान को पहुंचाया है उसका कंपनसेशन भी दिया जाए। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक ईरान ने दरवाजे खटखटा दिए हैं और अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। और उधर उसने ये भी कह दिया कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। तो उसने एक अलग तरह की पेशबंदी कर दी है। अब ऐसी सूरत में अगर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करना भी चाहेंगे ईरान से, तो बात आगे बढ़ेगी कैसे? जब तक कि ईरान को बड़ी भारी रियायतें न दी जाएं, परमाणु शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम चलाने की छूट दी जाए, न केवल इतना बल्कि उस पर जो सैंक्शन लगाए गए हैं, बहुत ही कड़े सैंक्शन लगाए गए, उनमें भी रियायत दे, तब शायद ईरान इसके लिए तैयार होगा कि ठीक है, हम परमाणु बम बनाने का इरादा छोड़ देते हैं। खामेनेई पहले भी कह चुके हैं कि परमाणु बम बनाना इस्लाम के खिलाफ है, तो वो ये दलील देकर परमाणु बम से बनाने से पीछे हट सकते हैं। हालांकि इस युद्ध ने ईरान को और ऐसे बहुत सारे देशों को सबक सिखा दिया है कि अगर आपके पास परमाणु बम होगा तो आप पर कोई भी हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर नहीं होगा तो कोई भी आप पर हमला कर सकता है। उत्तरी कोरिया पर कोई हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। फिर ईरान ये शर्त भी रख सकता है कि इजराइल के पास जो 80-100 परमाणु बम हैं उनको भी वहाँ से हटाया जाए। इजराइल भी क्यों परमाणु बम रखे जबकि उसने एनपीटी भी साइन नहीं की है, वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से बंधा हुआ भी नहीं है, तो उससे भी वापस लिए जाएं, परमाणु बम हटाए जाएं वहाँ से। तो ये तमाम पेचीदगियाँ अब पैदा हो गई हैं
और इन पेचीदगियों की वजह से किसी तरह की शांति वार्ता को आगे बढ़ाना या युद्ध विराम को स्थायी रूप देना भी बड़ा मुश्किल काम लगता है। और इसीलिए आशंका बनी हुई है कि कभी भी युद्ध विराम टूट सकता है और कभी भी जंग छिड़ सकती है। और शायद इस बार अगर युद्ध विराम टूटा और जंग छिड़ी तो वो लंबी चलेगी, क्योंकि एक तो ईरान को ये एहसास हो गया है कि उसके पास ताकत है और वो लड़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल इस फ्रस्ट्रेशन में कि वो पिछली जंग में मार खा चुके हैं, जो अचीव करना चाहते थे कम से कम वो अचीव नहीं कर पाए हैं, इसलिए दोगुनी तो चौगुनी ताकत से हमला करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ है जो आशंकाओं को बल दे रही है, वो ये कि ऐसे समय युद्ध विराम हुआ था जब इजराइल लगातार पिट रहा था, उसको बराबर नुकसान पे नुकसान हो रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इजराइल को बचाने के लिए और आगे की तैयारी करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये युद्ध विराम कराया हो, और दूसरी तरफ ईरान भी इस बात को समझ रहा हो और उसने भी इस युद्ध विराम के पीरियड को इस्तेमाल अपने को कंसोलिडेट करने में कर दिया हो, वो भी रूस और चीन की मदद से अपने साजो सामान बेहतर कर रहा हो, अपनी तैयारियां और बढ़ा रहा हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अभी शांति के ठोस प्रयास नहीं हुए, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने इसमें लापरवाही या देरी की, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर अपनी जिद में इस वार्ता को आगे नहीं बढ़ाया, तो जंग होगी। और अब जो जंग होगी वो बड़ी भयानक जंग होगी, बड़ी जंग होगी। इसलिए ये एक तरह की चेतावनी भी है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए कि इसे हल्के में न ले इस युद्ध विराम को, और गंभीरता से लेते हुए तुरंत समाधान की कोशिशें शुरू की जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।